अगर आप डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इरादा है टॉप पे जाने का, इस एपिसोड में ऐसी 3 चीज़ें बताई गई हैं, वो अगर आपके अंदर में आ गई तो आप टॉप लेवल पे पहुँचे ही पहुँचेंगे। लास्ट तक बने रहिए, एंजॉय द शो। जब भी मेरे को लोग पूछते हैं कि सर ये आपने ये चेतक स्कूटर क्यों रखा हुआ इतना पुराना, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, ये मेरी औकात है। इस इंडस्ट्री के बारे में रियल मीनिंग समझ आ गया तो इंडस्ट्री के लगभग 90% चैलेंज खत्म हो जाएंगे। कई बार एक व्यक्ति को ये लगता है कि यार उनकी अपलाइन जो है ना वो अच्छी नहीं है, स्पेशली जो स्पॉन्सर है। आपको इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है, आपको कोई अपलाइन या सुपर अपलाइन कामयाब नहीं कर सकती, आप खुद कामयाब होंगे। एक व्यक्ति जुड़ जाता है, पहले 90 दिन तक उसको क्या काम करना चाहिए? कि 90% लोग को कंपनी के जो विजन है, जो मिशन है, वो उसको भूल जाते हैं। एक व्यक्ति जिसको टॉप अचीवर बनना मान लेता है अपनी कंपनी में, वो टॉप पे जाना चाहता है, टॉप लेवल जो भी है वहाँ पहुँचना चाहता है, कि उनके अंदर पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ में हैं। पिछले 28 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, एक बहुत बड़ा नाम है और मैं बहुत गर्व के साथ में कहता हूं कि हमारी एसोसिएशन बहुत अच्छी है। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, पंजाब जालंधर से हमारे बीच में है। आइए मिलकर स्वागत करें कमलजीत सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत है कमल जी। थैंक यू सर। अक्सर ऐसा होता है हमारे यहाँ पे, जो मेरे बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है ना जी, वो बहुत देर से आ रहे हैं। राजीव गुप्ता जी जो हैं वो बहुत देर से आए और बहुत सारे लोग उनसे पूछते थे कि यार आपका नंबर नहीं आया अभी। जी। मुझे क्या लगता था, मुझे ऐसा लगता था यार राजीव जी और हम तो महीने में 6 बार मिलते हैं, तो उनका तो इंटरव्यू हमने ले लिया होगा अभी ले तक। लिया होगा। तो वैसे ही कुछ कमलजीत के साथ में कहानी है। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। सो आज आपने मेरे को ये मौका दिया आपके साथ में रूबरू होने का। वैसे तो ऑफलाइन तो बहुत बार मिलते रहते हैं, लेकिन ऑनलाइन मिलने का जो फर्स्ट टाइम मौका मिला, थैंक यू वेरी मच। दैट्स ग्रेट। कमलजीत जी, आपके व्यक्तित्व से मैं बड़ा प्रभावित हूँ, स्पेशली इतना बड़ा मुकाम होने के बावजूद आपका जो ग्राउंडेड रहना है, कोई ईगो नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई देख के बता नहीं सकता कि बंदा कितने 1000 करोड़ का आदमी है। तो वो आपकी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा गुण मुझे लगता है और मुझे बहुत प्रेरित करता है। थैंक यू सर। जो लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो शुरुआत करते हैं आपकी इनिशियल जर्नी से, कैसे डायरेक्ट सेलिंग में आए। बस जी, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, ये इंडस्ट्री पत्थर से डायमंड बनाने वाली इंडस्ट्री है। तो मैं भी एक पत्थर ही था। तो जस्ट अपना कॉलेज पास आउट करने के साथ साथ ही तो मेरे को इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। मेरे अंकल थे जिन्होंने धक्के से, मैं ये कहूँगा, मैं प्यार से नहीं आया हूँ, तो मेरे को धक्के से इस इंडस्ट्री में लेके आए। और पहले कुछ चंद महीने तो मेरे को लगा कि ये बोरिंग काम है, तो ये कुछ सही नहीं है, क्योंकि हमारे पंजाब में क्या होता था कि एक ही दिमाग में फुरूर होता था कि फ़ौरन जाना है, राइट, बाहर जाना है। तो मैं भी बहुत सारा ट्राई कर रहा था कि मैं फ़ौरन जाऊँ। तो 3-4 बार ट्राई करने के बाद जब लगा कि नहीं जा सकते, तो इस इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दिया। और कुछ अमेरिकन कंपनी थी जिसके साथ मेरे अंकल जुड़े हुए थे, उन्होंने प्री लॉन्चिंग में ही मेरे को अपने साथ लिया। और मज़े की बात यह है कि उसमें जाने के बाद में भी 8 महीने में एक साइलेंट, जैसे कि लेके जाना, बस ठीक है आ गए हैं, ठीक है सो के, कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं। और मेरा मेजर काम क्या होता था, उनके बाद चेतक स्कूटर था। अच्छा। तो वो मेरे को पकड़ के लेके, वो मीटिंग कंडक्ट करते थे, तो मेरे को पीछे एक बोर्ड पकड़ के बैठना होता था। अच्छा, ओके। तो मैं बस उनको यही काम करता था कि जाना है और पीछे बोर्ड पकड़ के बैठना है। कौन से साल की बात थी ये जी? 1996 से पहले की ही बात है। अच्छा, राइट। तो और पीछे मैं बोर्ड पकड़ के जाना आना, लेके आना, और यही मेरा काम करते करते 7-8 महीने। देखते थे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे बातचीत हो रही है, सुनते थे, लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं था ज़्यादा। बिल्कुल। और मेरी कोशिश होती थी कि मैं सबसे एंड में बैठता था और 90% तो मैं सो जाता था, रियलिटी बताता हूँ। और एक दिन क्या हुआ कि उस समय
मैं 18 के आसपास की मेरी एज हुई थी अभी। तो कुछ लड़के आए, 2 यंगस्टर, तो उन्होंने बोला कि मैं 17 साल का हूँ और मैं 20,000 रुपये का महीना कमा रहा हूँ। तो मैं पीछे बैठा बैठा, मेरे को कुछ नहीं सुनाई दिया भाई कौन बंदा है, बस इतना सुनाई दिया भाई 20,000 कमा रहा हूँ और मैं 17 साल का हूँ। तो मैं उस समय एकदम से शॉक हो गया कि भाई ये तो मेरे से 1 साल छोटा है, तो ये 20,000 रुपये कमा सकता, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। अच्छा, दैट इज़ द डे ऑफ। और हैरानी वाली बात ये है, मैं उन 2 लड़कों को आज तक ढूंढ रहा हूँ कि वो अच्छा। कौन थे, मेरे को नहीं पता। वो दिन ऐसा गया कि मैं मीटिंग को सुनने लगा। अच्छा, और पीछे बैठ के सुनना, फिर धीरे 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 आगे आगे बैठ के सुनने लगा कि बोलते क्या हैं। तो विद इन 6 मंथ ही मैं स्टेज पे आ गया और बोलना शुरू कर दिया। तो ये इंडस्ट्री ऐसी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मीटिंग में क्या जाना है, क्या ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ पता नहीं किस बंदे का एक लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी को परिवर्तन कर दे, किसी को नहीं पता। तो मेरा भी एक उन 2 लड़कों ने, आई डोंट नो कि वो इंडस्ट्री में है या नहीं है, लेकिन मैं उनको हमेशा ये धन्यवाद करूँगा कि आज मैं कहीं पे भी हूँ तो उन 2 लड़कों के कारण हूँ। कमल जी, मैं बहुत रिलेट कर रहा हूँ आपकी कहानी से। मैं भी डायरेक्ट सेलिंग में आया दोस्त को खुश करने के लिए, और पहले 3 महीने कुछ नहीं किया जी। तो 3 महीने बाद मेरी अपलाइन मेरे को ज़बरदस्ती करके एक मीटिंग में लेके गए कि यार एक बार मीटिंग में चल ले, फिर डिसाइड करना तुझे करना है या नहीं करना है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। हम रिलेट करते हैं एक दूसरे को, देख के प्रेरणाएं मिलती हैं। तो मैंने भी कुछ लोगों को देखा, अपने आप से रिलेट किया और ये पाया कि नहीं यार, इनसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ मैं। जब ये कर सकते हैं तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। और उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया, और मेरी भी कहानी यही थी कि मेरे पास में बजाज चेतक स्कूटर था शुरू में, और मेरे जो अपलाइन थे, स्पॉन्सर थे, वो बड़े अच्छे स्पीकर थे। मेरे को बोलना नहीं आता, बहुत शर्मीला था मैं, शाई था नेचर मेरी। तो मैं क्या काम करता था, अपने स्कूटर पे 2-3 लोगों को बैठाता और मीटिंग में छोड़ता। जब वो अंदर चले जाते फिर 2-3 को और पकड़ के लाता, फिर छोड़ के जाता। तो वो वाला कार्यक्रम मेरा था। तो बजाज चेतक से मेरी शुरुआत हुई, जैसे आपके चाचा जी ने की। तो आप स्टेज पे आ गए, अचीवमेंट कितना जल्दी मिल गई? देखिए, पहले जब मेरी एक शुरू से आदत रही है, जब भी मैंने काम किया, कोई भी काम में ज़िंदगी में किया, मैं उसको फिर फुल अपने ताकत से करता हूँ। ये मेरी शुरू से नेचर रही है। तो जब मैं बिज़नेस में आया तो विद इन 1 ईयर मैंने एक अच्छा लेवल, जो उस कंपनी में एक बहुत प्रनाउन लेवल था, वो मैंने उसको क्रॉस किया। और उस समय शायद मेरी एज का उस समय कोई लड़का नहीं था उस समय कि ये इतनी कम उम्र में वो लेवल अचीव करने वाला। तो वो मेरा एक अच्छा रहा। जैसे आपने अभी चेतक की बात की, तो मैंने ज़िंदगी, जैसे मैंने आपको बोला, चेतक से शुरू की। वो चेतक स्कूटर मेरे पास आज भी है। अच्छा, और उसको मैं हर 2-3 साल के बाद कलर करवाता हूँ और उसको एज इट इज रख देता हूँ। चाचा जी वाला चेतक कि आपने अलग से लिया? मेरा आपने लिया फिर? तो मैं अपने स्कूटर से लगभग ये इंडस्ट्री में रोज का 150-200 किलोमीटर में काम करता था। और जब भी मेरे को लोग पूछते हैं कि सर ये आपने ये चेतक स्कूटर क्यों रखा हुआ इतना पुराना, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, ये मेरी औकात है, यहाँ से आया हूँ मैं, ताकि कभी ज़िंदगी में ये भूल ना जाऊँ कि मैं कहाँ से आया हूँ। और इसलिए आज भी जहाँ पे बड़ी बड़ी लग्जरी कारें, मर्सिडीज खड़ी हैं, तो उन्हीं के बाजू में वो चेतक स्कूटर खड़ा है और उससे ज़्यादा शाइनिंग में है। चलो, मुझे एक तो जवाब आपका मिल गया कि आप इतने हम्बल, इतने ग्राउंडेड क्यों रहते हैं। दैट्स गुड। आपने जिम रोन के साथ में भी काम करने का सौभाग्य मिला? जी, बिल्कुल सही बात है, आपने बोला। जैसे ही मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा था, हेल्थ केयर इंडस्ट्री थी सारी की सारी, तो हम लोगों को एक मौका मिला, वो फॉरेन में एक ही बार आए हैं आज तक इंडिया में। तो उस समय भी मैं सबसे कम आयु का लड़का था जिसने एक अच्छा लेवल अचीव किया था। आई थिंक जो लिस्ट आई थी, वी आर द टॉप 5 इन एशिया। अच्छा। कि कम आयु के लड़के में मेरा नाम आया था उस समय। तो उनकी कैसेट भी आई थी, उनमें कैसेट के अंदर नाम लिखा हुआ था। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी सेशन रहा। दिल्ली में ही वो सेशन था और उन्होंने बेसिकली मेरे असल में इस इंडस्ट्री के बारे में आंखें खोली।
जब इससे पहले तक हम ये सोचते थे कि ये इंडस्ट्री केवल सामान बेचो या अदरवाइज काम करने की इंडस्ट्री है, लेकिन उन्होंने आकर ये कंसेप्ट करा, इट इज़ ए रियल बिजनेस। जैसे आप कपड़ा बेचने का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हो या अदर बिजनेस कर रहे हो, इसी तरह भी ये भी एक प्रॉपर बिजनेस है। इसको उसी तरह से आपको करना पड़ेगा, तब आप इसमें एक अच्छी काबिलियत या एक अच्छे मुकाम पे जा सकते हो। तो वो मैं कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में तो टर्निंग पॉइंट रहा, उनकी ये ट्रेनिंग रही, और उससे सीख कर अगर मैं आज यहाँ पे हूँ, इस मुकाम पे हूँ, उसमें बहुत बड़ा नाम या कहूँगा बहुत बड़ी नॉलेज या बहुत बड़ा मार्गदर्शन वो जिम रोहन के कारण। दैट्स ग्रेट। मैं व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूँ, जो युवा पीढ़ी है, उन्होंने अगर जिम रोहन को नहीं सुना है, नाम नहीं सुना है, तो आप ज़रूर प्लीज़ आप गूगल कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, जिम रोहन के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। जिम रोहन आज भी बहुत एकदम, उनकी एजुकेशन, उनकी गाइडेंस आज भी रिलीवेंट है, और कितने करोड़ों लोगों को उन्होंने पूरी दुनिया में प्रभावित किया है, और उनमें से एक पर्सनैलिटी हमारे साथ में है कमलजीत जी। अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़े हुए हैं, 25 साल से लगातार उसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं जी। और इस समय आप चूँकि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से बड़ी क्लोजली काम कर रहे हैं, FDS से, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का पार्ट हैं जी। आपको क्या लगता है मौजूदा समय में क्या चैलेंज है हमारी इंडस्ट्री? वह जी, मैं हर जगह पे बोलता हूँ, FDS में भी बोलता हूँ, हर जगह पे बोलता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री अभी ना बेबी स्टेज पे है। अभी तक इंडस्ट्री में काम करने वालों को रियल कंसेप्ट समझ नहीं आया कि ये इंडस्ट्री है क्या। तो जब किसी इंडस्ट्री के बारे में पूरी नॉलेज ना हो तुरंत, मान लो आपके पास एक फरारी गाड़ी आ गई, अगर उसको चलाने की समझ नहीं है तो वो आपके लिए बेमाने है। यहाँ उसको चलाने की कोशिश करोगे, आप ठोकोगे या इधर उधर एक्सीडेंट करोगे। तो इसी तरह से मैं सोच रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री अभी बेबी स्टेज पे है। तो जुम्मा अभी हम कल लेके चलें तो कुल मिला के इंडिया में 25 साल की अभी इंडस्ट्री हुई है, और धीरे धीरे ये 40-50 साल जब होंगे उस समय रियल इंडस्ट्री का रूप समझ के आएगा लोगों को कि ये इंडस्ट्री एक्चुअल में इंसान को, आम इंसान को खास कैसे बना देती है। तो चैलेंजेस बहुत हैं। चैलेंजेस सिर्फ एक ही है कि लोगों को इसके बारे में समझ नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज तो मैं जो समझता हूँ। तो अगर आज चाहे वो जुड़ने वाला हो चाहे वो जोड़ने वाला हो, अगर दोनों को पता हो कि मेरी ये इंडस्ट्री में मेरा काम क्या करना है, मेरा फोकस क्या होना चाहिए, तो इस इंडस्ट्री के बारे में रियल मीनिंग समझ आ गया तो इंडस्ट्री के लगभग 90% चैलेंज खत्म हो जाएंगे। राइट। चाहे वो बहुत सारे लाइन पॉइंट्स हैं इसमें चैलेंजेस के, चाहे वो किसी भी तरह का फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, चाहे वो स्टडी के लेके आप चैलेंजेस हैं, चाहे वो किसी ना किसी तरह से बहुत सारे अभी तक गवर्नमेंट को लेके भी बहुत सारे अभी चैलेंजेस हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनको पता नहीं है कि भैया ये इंडस्ट्री को अभी भी इसको नेगेटिव एंगल से देख रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं, इंडस्ट्री के जो चैलेंजेस हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होंगे। जैसे कमल जी बता रहे हैं कि अभी हमारे देश में बहुत टाइम से ये इंडस्ट्री काम नहीं कर रही है, 25-30 साल पुरानी इंडस्ट्री है, और चूँकि डायरेक्ट सेलिंग रूल्स हमारे पास में 2021 में आए हैं, उससे पहले तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अंधेरे में चल रही थी। थोड़ी सी क्लैरिटी आई, हालांकि अब भी बहुत सारी चीज़ों पे अब भी काम होने की आवश्यकता है कहीं ना कहीं। तो जो लोग बहुत पुराने समय से जुड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उनको लगता है कि उनको तो बहुत नॉलेज है, बहुत सारी जानकारियाँ हैं, तो आप ये मत समझिए कि इंडस्ट्री बहुत पुरानी होगी। और कुछ लोगों को ये लगता है सर कि नहीं, अब तो सारे ही लोग जुड़ गए, मैं किसको जोड़ूंगा। तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब रियल इन्फॉर्मेशन तो लोगों के पास में है ही नहीं। अभी इंडस्ट्री धीरे धीरे मैच्योर हो रही है धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं एक स्वर्णिम जो भविष्य है, स्वर्णिम टाइम है डायरेक्ट सेलिंग उद्योग का, वो आने वाला है। कमलजीत जी जैसे बहुत सारे लोग पर्दे के पीछे बहुत सारा काम कर रहे हैं ताकि एथिकल कंपनियां और मजबूती के साथ काम करें। जो मनी सर्कुलेशन कंपनियां हैं, लोगों को चीट करती हैं, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की आड़ में मनी सर्कुलेशन कर रही हैं, उनको कैसे रोका जाए, उस पर बहुत सारा काम रहता है। कमल जी, चूँकि आप एसोसिएशन से बड़ी क्लोजली कनेक्टेड हैं और चीज़ों को देखते हैं जी,
आज भी मनी सर्कुलेशन की कंपनियां आती हैं, बिल्कुल आती हैं जी। कैसे बचा जाए? एक दो चीज़ें ताकि लोगों को लगे कि यार अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ नहीं जुड़ना, ये रेड फ्लैग है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं ये समझता हूँ वसी, कहीं ना कहीं जो हमारा कंज्यूमर है उनको अभी तक डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है उनके पास कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। राइट। क्या होता है कि आज की डेट में एक भेड़िए की खाल पहन के हर बंदा चला हुआ है कि भैया मेरे को मनी सर्कुलेशन में प्रोडक्ट का टैग लगा के। तो मैं हमेशा पहला पॉइंट मेरा ये की होता है कि आपको अगर किसी भी कंपनी को चेक करना है तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू के ऊपर जाओ। ट्रू वैल्यू मतलब क्या जो कंपनी सामान बेच रही है जिस भी प्राइस पे बेच रही है क्या वो ट्रू वैल्यू है। अगर मान लो वो 200 वाली चीज़ को 10,000 में बेच रही है, इसका मतलब क्या है, वो केवल प्रोडक्ट की आड़ में मनी सर्कुलेशन कर रही है। अगर मान लीजिए वो टेक्नोलॉजी बेच रही है, टेक्नोलॉजी वो चाहे 1 लाख की बेचे, अगर उससे बेनिफिट उसको 2 लाख या 5 लाख का हो रहा है तो वो 1 लाख में भी वैलिड है। लेकिन अगर वो मार्केट में वही चीज़ सेम वैल्यू सेम टेक्नोलॉजी अगर 10 रुपए की बिक रहा है तो उसको कंपनी 1000 में बेच रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मात्र मनी सर्कुलेशन के बीच में है। राइट। तो मैंने जिम रोहन के सेशन में एक ही चीज़ सबसे पहले सीखी थी, ये मैं दोनों लोगों के लिए बोलूँगा, चाहे वो कंपनीज के ओनर्स हैं चाहे वो कंपनी में काम करने वाले हैं जी। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे मेजर पॉइंट क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये है कि हमें एक यूनिक प्रोडक्ट बनाना है और ताकि वो आम दुकानों पे ना मिले, वो हमारे जरिए ही बिके, उसमें अच्छी क्वालिटीज हों, अच्छे रिजल्ट्स हों, ताकि हम यहाँ पे रेफरल बिजनेस के अंदर हैं। रेफरल बिजनेस आपको तभी मिलेगा जब आपके प्रोडक्ट के अच्छे रिजल्ट होंगे। अच्छे रिजल्ट तभी आएंगे अगर आपके पीछे उस प्रोडक्ट के पीछे टेक्नोलॉजी होगी, रिसर्च होगी। ठीक है। तो आज क्या हो रहा है कि बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही हैं, विदाउट टेक्नोलॉजी मार्केट से प्रोडक्ट लेके लेबलिंग करके बेच रही हैं। तो हमें कंज्यूमर को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि ये क्या टेक्नोलॉजी है इस प्रोडक्ट के अंदर। अगर वो किसी टेक्नोलॉजी के आधारित प्रोडक्ट बना हुआ है, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो वो उसके लिए बहुत बेस्ट पार्ट रहेगा, ताकि वो इजीली उसको सेल कर पाएगा या इजीली उसके रिकमेंड कर पाएगा, क्योंकि उसके अलावा किसी को बेचने के लिए जहाँ उसको कहीं पे मिलता नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ अलग विशेषताएं हैं जी, तो आपका बेनिफिट प्लस हो जाता है। तो ये एक मेजर पॉइंट है कि ट्रू वैल्यू होना चाहिए। अगर ट्रू वैल्यू पे आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, जितने भी बेचो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वही 500 का प्रोडक्ट बेचना है या 5,000 का या 5 लाख का, राइट, जितने का मर्जी हो, उससे डबल का आपको बेनिफिट अगर आप कस्टमर को दे रहे हो, इसका मतलब वो टेक्नोलॉजी आप दे रहे हो। तो 2-3 इस पॉइंट पे मैं आऊँगा, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को हम थोड़ा क्लियर करते हैं। पहला आपने बोला कि कोई भी कंपनी जो ट्रू वैल्यू का प्रोडक्ट बेच रही है तो सही है, लेकिन अगर आपको लग रहा हाई वैल्यू है तो रेड फ्लैग है, उससे बचना चाहिए। और क्या ध्यान रखना चाहिए? दूसरा है कि पहले जुड़ने से पहले आप कंपनी के बारे में पूरा जानो। ठीक है। कि क्या उसका प्रोफाइल क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और कंपनी का ऑफिस इंडिया में नहीं है, बाहर से काम कर रही है। देखिए, ये तो मेजर पॉइंट है। मैं तो ये कहूँगा कि आप अपनी लाइफ का प्रीशियस टाइम आप उस कंपनी को दे रहे हो। तो ये नहीं है, बहुत सारे लोगों को लगता है हमने कौन सा पैसा लगा दिया। ये एक बहुत बड़ा वर्जी मिथ है कि मेरे को लगता है कि मैं तो फ्री में ज्वाइन हो रहा हूँ, तो मेरा कौन सा पैसा लग रहा है, अगर 1-2 साल खराब हो गए तो क्या दिक्कत है। तो मैं ये समझता हूँ आपके पैसे से कई गुना ज़्यादा आपके समय की वैल्यू है। राइट। तो आप वो चाहे 1 मिनट लगाओ तो चाहे 10,000 मिनट लगाओ, अब 10 बार सोचो कि अगर कुछ होता है तो मैं किसको जाके पकड़ूंगा। क्या उसका ऑफिस है, क्या जो चलाने वाले लोग हैं उनकी प्रोफाइल क्या है, क्या उनके पास इंडस्ट्री के बारे में कुछ एक्सपीरियंस है, या ऐसा नहीं है कि वैसे ही उठ के 2 लोग उठ के इंडस्ट्री खुली शुरू करके बैठ गए। या मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके आजू बाजू में नज़दीक है तो आप विजिट करके आओ पहले ऑफिस, देन यू आर स्टार्ट द बिजनेस। राइट। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। आजकल एक बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आपको भी देखने को मिलती होंगी, और कई लोग हमारी जानकारी में कुछ लोग होते हैं, वो कुछ मैसेज भेजते हैं। मेरे पास आया अभी एक हमारे यहाँ पे एक एम्प्लॉई हैं, उनके पास में किसी ने मैसेज भेजा कि भाई
1500 रुपये लगाओ और आपको वीकली इतना मिलेगा, मंथली इतना मिलेगा, और वो बहुत कन्फ्लुएंस कि नहीं जा क्या रहा है, 1500 ही तो लग रहे हैं मेरे, एक रिस्क ले लेता हूँ। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे जो देखो, अट्रैक्ट हो जाते हैं इस चीज़ों से कि यार इतना ही तो जा रहा है, एक बार थोड़ा ट्राई कर लेते हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है जी। बस जी मैं बिल्कुल इससे खिलाफ हूँ, क्योंकि जब आप किसी भी बुरी चीज़ में इन्वॉल्व होते हो, चाहे बेशक आपका टाइम हो चाहे वो मनी हो, आपको लगता है कि यार 1500 रुपया कुछ नहीं है, दे दो, लेकिन अगर आप कर रहे हो, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, हमारी इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हो, उस गलत चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो, गलत चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो, राइट। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो लोगों को नॉलेज है इंडस्ट्री के बारे में, जो लोगों को अपने बिजनेस के बारे में नॉलेज है, उनको पता लग गया कि ये चीज़ें, तो उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, मैं दूसरे शब्दों में देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पैसिव इनकम, राइट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिक्स इनकम आनी चाहिए जी, नो डाउट, लेकिन जब आप बिजनेस में आते हो, बिजनेस में पैसा कमाने के बाद में आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, ना कि डायरेक्ट पैसिव इनकम आ सकती है। तो बहुत सारी कंपनी यही कहते हैं कि आप 1500 लगाओ तो आपको हर हफ्ते ये आएगा। तो पैसिव इनकम नाम की चीज़ फ्रंट सेट पे या तो बहुत ज़्यादा पैसा लगाओ तो पॉसिबल है, अदरवाइज आप 1500 लेके 15 करोड़ रुपए तो कमा नहीं सकते। तो इसका मतलब सीधे शब्दों में वो ये रहता है कि भाई कहीं ना कहीं वो फ्रॉड है और अब आपको वो पैसे लेके भागने वाले हैं। दैट्स ग्रेट। और जो मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 है जी, वो भी ये कह रहा है कि मनी सर्कुलेशन अगर कहीं भी हो रहा है, कहीं प्रोडक्ट है नहीं, सीधा सीधा बोला जा रहा है इतना पैसा दो इतना मिलेगा, तो मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के तहत में एक क्राइम है, एक अपराध है, और उसकी बहुत बड़ी सज़ा है। मतलब इतनी बड़ी सज़ा है कि आपको डायरेक्टली बेल भी नहीं मिलेगी, वो प्रोविज़न है उस कानून के तहत। प्रोडक्ट पे आता हूँ थोड़ा सा। आपने प्रोडक्ट बोला कि वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए जी। मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में एक प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे एक प्रोडक्ट है टूथपेस्ट जी, वजन है 100 ग्राम। एक कंपनी 100 ग्राम टूथपेस्ट 50 रुपये में दे रही है जी, एक 200 रुपये में दे रही है, एक 500 रुपये में दे रही है जी। एक आम आदमी क्या चूज़ करे? उसको 50 रुपये वाली कंपनी में जुड़े जो टूथपेस्ट दे रही है, और बाकी प्रोडक्ट भी मैं मान रहा हूँ उसी रेशियो में है, चाहे वो बाथ सोप है, चाहे वो शैम्पू है, या मल्टीविटामिन हैं, क्या चेक करना चाहिए उसको? देखिए, मैं वजी यहाँ पे बात कहूँगा, कंज्यूमर की नीड के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अगर तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि मान लो एक 50 रुपये की, एक 500 रुपये वाली, 2 रेशो हो गई। अगर 500 वाली भी वही फ़ायदा कर रही है जो 50 वाली फ़ायदा कर रही है, तो फिर 50 को चूज़ करना चाहिए, राइट। सीधी सी बात है। हाँ, अगर आप 500 में बेच रहे हो, डजंट मैटर, लेकिन आप उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या दे रहे हो? आप दांतों को सफाई करने के साथ साथ में उसके मसूड़े ठीक कर रहे हो, उसकी कैंसर को रोक रहे हो, या अदर बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं। तो अब डिपेंड करता है कि मान लो एक कस्टमर है, उसको केवल ब्रश करना है ओनली फॉर टीथ को साफ करने के लिए, तो मेरे हिसाब से उसको 50 में जाना चाहिए, राइट। अगर मेरे कोई दांत में कीड़ा लगा हुआ है या दांत में कोई मुंह का कैंसर बना हुआ है, मेरे को मेडिकेटेड चाहिए, तो मे बी आप ये चॉइस टू 500, तो मैं वहाँ पे, ये तो हो गया पर्सनल यूज के पॉइंट ऑफ व्यू। के लिए अगर उसने नेटवर्क बिल्ड करना है, फ्यूचर को देखना है, मैंने टीम बनानी है, जी जी जी, फिर क्या निर्णय होना चाहिए? देखो, उसमें मैं वही बात करूँ कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, आप मान लीजिए 500 का सेल कर रहे हो, मैं बहुत बार ये मीटिंग में भी बोल चुका हूँ, बहुत बार जगह पे बोला हूँ कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपका टारगेट जो है कंज्यूमर कौन है, राइट। अगर एक 10,000 रुपये महीना कमाने वाला टारगेट कंज्यूमर है, तो आपको 500 में नहीं जाना चाहिए, आपको 50 में आना चाहिए। मतलब जो आपका सर्कल है, आपकी लिस्ट में जिस प्रकार के लोग हैं उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, उसके हिसाब उसी में जाना चाहिए। अब मान लीजिए एक बंदा करोड़पति है, उसको 50 नहीं चाहिए, उसको 500 वाली चाहिए, तो वहाँ वो सर्कल ही अलग हो गया। तो इसलिए प्रोडक्ट को मैं नहीं ये समझता हूँ कि डिफाइन करना पड़ेगा हमें कि कौन सी कैटेगरी वाले को बेचना है, राइट। ये मेजर पॉइंट। आपके एक्सपीरियंस के आधार पे एक प्रश्न पूछता हूँ थोड़ा डीप। जी, डायरेक्ट सेलिंग में कोई व्यक्ति जुड़ता है जब, तो उसका कोई स्पॉन्सर होता है जी, और फिर उसके ऊपर में कुछ अपलाइन होते हैं जिसको हम LOS, लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स कहते हैं।
कई बार एक व्यक्ति को ये लगता है, और हमारे व्यूअर्स कुछ ऐसे होंगे कि यार उनकी अपलाइन जो है ना वो अच्छी नहीं है, स्पेशली जो स्पॉन्सर है वो उतना योग्य नहीं है, उतना कॉम्पिटेंट नहीं है, और उनको लगता है यार मैं गलत जगह जुड़ गया, मैं क्या करूं, फंस गया, अभी कुछ लोग भी जुड़ गए हैं नीचे, तो वो काम कर भी रहा है लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं एक ये है कि यार शायद कामयाब नहीं हो पाऊंगा। अगर उस प्रकार की मानसिकता है तो क्या मानसिकता सही है? क्या वो कामयाब हो सकता है वहाँ पे भी? बिल्कुल हो सकता है बस जी। पहली बात तो ये है कि जहाँ पे आप जुड़े हो, किसी भी बंदे ने जोड़ा है, ABC किसी भी बंदे ने जोड़ा है आपको, तो हमें सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इंडस्ट्री आपका भविष्य चेंज करने वाली इंडस्ट्री है, ना कि स्पॉन्सर आपका भविष्य चेंज करने वाला बंदा है, राइट। तो वो एक एज ए गॉड नहीं है। नॉर्मली मैं ये मीटिंग्स में वर्ड बोलता हूँ हमेशा कि हमारी इंडस्ट्री में क्या काम हो रहा है कि जब एक बंदा किसी को जोड़ने जाता है ना, तो वो ये सोचता है कि भाई ये बंदा अब जिसको जोड़ने जा रहा हूँ ना मैं, ये बंदा मेरी ज़िंदगी बदल देगा। और जो जुड़ने वाला बंदा होता है वो कह रहा है वश जी मेरे को जोड़ने आए हैं, अब वश जी मेरी ज़िंदगी बदल देंगे। दोनों ही दिशाहीन है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपको इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है, आपको कोई अपलाइन या सुपर अपलाइन कामयाब नहीं कर सकती, आप खुद कामयाब होंगे। वो कामयाबी आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो मान लीजिए आपका अपलाइन अच्छा नहीं है, उसको नॉलेज अच्छी नहीं है, आप उसके ऊपर वाले को पकड़ लो, आप उसके ऊपर वाले को पकड़ लो। कहीं ना कहीं जहां पर भी आपका माइंड सेट होता है, जहां पे आपको लगता है कि मेरी स्किल के मुकाबले में यहाँ ये बंदा परफेक्ट है, तो उसके साथ मिलकर काम करो। लेकिन वो जो सुपर आपको अपलाइन मिली, किसके कारण मिली है? उस बंदे स्पॉन्सर के कारण बने। तो आपको सारी जिंदगी उस बंदों की कदर करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला कि आज भी उन 2 बंदों को ढूंढ रहा हूं कि मैं उनके पांव हाथ धो के उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि भाई तुम लोग मेरी जिंदगी में ना आते तो शायद मैं यहां तक ना पहुंच पाता। तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो भी मुकाम पे आप पहुंचो इस इंडस्ट्री में, तो आप अपने स्पॉन्सर के कारण पहुंचे हो, जिसने आपको इस इंडस्ट्री में पैदा किया है। वो जो एटीट्यूड है, कृतज्ञता वाला भाव, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी भी देगा। और वो उतने अगर योग्य नहीं भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उनकी दुआएं आपको मिलेंगी, और दुआओं का भी कहीं ना कहीं योगदान तो रहता ही है। दैट्स ग्रेट सर। आपका बड़ा पुराना और बड़ा रिच एक्सपीरियंस है कमल जी। आपने मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में शुरुआत किया जी। काम करने के तरीके भी आपने देखे लोगों के जी। आज के समय में एक व्यक्ति जुड़ जाता है, मान लेते हैं वो आज जुड़ा है जी, पहले 90 दिन तक उसको क्या काम करना चाहिए? देखिए जी बस जी, पहले 90 दिन जो है ना, कहते हैं ना जब घर में बच्चा पैदा होता है तो हमारे पुराने लोगों ने बोला कि 1.25 महीना 45 दिन है ना, जी, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो किसी को आने नहीं देते, किसी को मिलने नहीं देते, है ना। तो हमारी इंडस्ट्री में भी वो 90 दिन वो 1.25 महीना है। जिस दिन बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके नेक्स्ट 90 डे उसके वो वाले दिन है कि उसको हर फंगस से बचाना है, उसको हर बीमारी से बचाना है, उसको ट्रेंड करना है, उसको खाना सिखाना है, सब कुछ। तो पहले 90 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है उस बंदे के लिए। तो जो उसका स्पॉन्सर है तो उसको सबसे पहले इन 90 डेज को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। पहले 30 डेज उसको प्रोडक्ट को ऊपर विश्वास कायम करना है, यूज़ करना है, उसके रिजल्ट निकालने के तरीके, उसको पहले 30 दिन उसके ऊपर काम करना चाहिए, ताकि उसका एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके कि मैंने जो बोल रहा हूँ वो मैंने यूज़ किया हुआ है, उसके एक्शन और रिएक्शन मेरे को पता है। और नेक्स्ट जो 30 डेज हैं उसमें उसको ये होना चाहिए कि मैंने सीखा, अब मैं उसको धीरे धीरे बोलना सीख पाऊँ, लोगों को बता पाऊँ, ठीक है, कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाऊँ। तीसरे 30 डेज जो मेजर पॉइंट है, तब वो पब्लिक में निकलना चाहिए, ताकि मैं लोगों को अपने कंपनी की प्रोफाइल हो गई, किस तरह से कंपनी की प्रोफाइल है, कहाँ से चली है, किस मिशन से चली है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि 90% लोग को कंपनी के जो विजन है, जो मिशन है, वो उसको भूल जाते हैं, वो ट्रैक से हट जाते हैं। तो पहले जो सेकंड 30 डेज है ना, उसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, ताकि कंपनी का विजन और मिशन क्या है उससे अलाइन हो जाए, उससे अलाइन होना चाहिए।
राइट। तो जब भी वो बोले तो कंपनी के मिशन और विजन से ही बोले, और नेक्स्ट जो लास्ट 30 डे मैंने जो बोले आपको, उसके ऊपर वो प्रैक्टिस का टाइम है, ताकि वो अपनी उस प्रैक्टिस करे, लोगों के पब्लिक में जाकर धीरे धीरे ये 90 डेज के अंदर एक अच्छा खासा आप एक नॉर्मल आदमी को एक अच्छा खासा नॉर्मल नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बढ़िया बंदा खड़ा सकते हैं। दैट्स ग्रेट। कमल जी, आज आपने हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोगों को क्रिएट किया है, आपने हेल्प किया है जी, जो आज बहुत बड़े मुकाम पे हैं, करोड़ों रुपया उन्होंने कमाया है। जी, एक व्यक्ति जिसको टॉप अचीवर बनना मान लेते हैं अपनी कंपनी में, वो टॉप पे जाना चाहता है, टॉप लेवल जो भी है वहाँ पहुँचना चाहता है, जी। आपको क्या लगता है 3 गुण तो उसमें ये होने चाहिए कि अदरवाइज वो नहीं पहुँच पाएगा? नॉन नेगोशिएबल 3 देखिए- क्वालिटीज। देखिए, मैं 3 शब्दों में पहले बोलूँगा। पहला नंबर है, इस इंडस्ट्री में 3 तरह के लोग हैं। जी। नंबर 1 है यूज़र, नंबर 2 है रिटेलर, राइट। नंबर 3 है लीडर्स। ठीक है, 3 ही तरह के लोग हैं। राइट। तो 60% इंडस्ट्री तो हमारी यूज़र से भरी हुई है। राइट। और ऑलमोस्ट 35% जो लोग हैं वो रिटेलर में भरे हुए हैं, और 5% से 10% लोग हैं नेटवर्कर्स हैं, जहाँ हम बोलते हैं लीडर हैं। ठीक है, तो वो लीडर्स जो हैं जिनको टॉप ऑफ द लेवल पे जाना है, उनके लिए मेजर पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि उनके अंदर पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। धैर्य हो। धैर्य। इस इंडस्ट्री में अगर आप सोचो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, ये इंडस्ट्री ना तो लॉटरी है और ना ही ये गैम्बलिंग है कि भैया लॉटरी डाल दूंगा और नॉर्मली लोगों को लगता है कि मैं पहले जुड़ जाऊंगा तो शायद मैं करोड़पति बन जाऊंगा। नहीं है। राइट। तो ये ना तो गैम्बलिंग है, ना ही ये लॉटरी है। तो पहला बात है कि हमें धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, ताकि हम आने वाले 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर मैं इस लेवल पे जाना चाहता हूँ। मेरा काउंटर क्वेश्चन है जी, कुछ लोगों के अंदर इतना धैर्य होता है, वो एक लेवल पे जाने के बाद में रुक जाते हैं। उनको बोले कि नहीं यार कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से ठीक है करेंगे। जी। उनको क्या कहना चाहोगे? वो इतने धैर्यवान हैं कि पूछो मत आप। बस जी, मैं ये समझता हूँ जो भी बंदा इस इंडस्ट्री में आया है शुरुआत में, वो कोई ना कोई उस समय विजन लेके आता है जी। जिसके पास उस समय विजन नहीं है ना, वो इंडस्ट्री में नहीं आएगा। राइट। अगर किसी भी बंदे ने इस इंडस्ट्री में कदम रखा है, वो कोई ना कोई ड्रीम लेके रखा है। मतलब 5% कैटेगरी में तभी है जब उसका ड्रीम है। राइट। तो वो ड्रीम लेके ही आया है, चाहे वो अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए या वेल्थ को ठीक करने के लिए आया है। ये तो क्लियर कट है। राइट। लेकिन कुछ लेवल पे जाने के बाद में हम उसको बोलते हैं कंफर्टेबल जोन में चला गया जी, अब वो धैर्य ज़्यादा हो गया जी। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि वो दिशाहीन हो जाते हैं। अच्छा। उनको एक चौराहे पे आके खड़े हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि मैं जाऊं किधर। जब तक तो उसको ये दिख रहा है कि मेरा वो सामने वाला जो गोल है वो मैंने उसकी तरफ भागना है और मैं अचीव कर सकता हूँ। जिस दिन उसको ये लगना शुरू हो गया कि मैं गोल अचीव नहीं कर सकता, उसी दिन वो अपना धैर्य का कंफर्टेबल जोन में जाना शुरू करता है, वो सर्वाइवल मोड में जाना शुरू कर देता है। सर्वाइवल मोड मतलब वो लोगों की हेल्प करना छोड़ देगा, फील्ड में जाना बंद कर देगा। धीरे 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 क्या होगा, वो मार्केट से आउट होना शुरू होगा या कंफर्टेबल मोड में चला जाएगा। वो हम कहते हैं, ये मैं उसको बोलता हूँ दिशाहीन, क्योंकि अब उसको आगे का, जहाँ तक तो पहुँच गया, अब आगे का रास्ता नहीं पता है कैसे करना है, तो जिसके कारण लोग वहीं पर रुक जाते हैं। ठीक है सर, ग्रेट। तो पहला धैर्य होना चाहिए, पेशेंस के साथ काम करें। कोई ऐसी मनी रिच स्कीम नहीं है कि जल्दी जल्दी मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा गोल जो मेजर पार्ट है कि आपके अंदर टीम डेवलपमेंट करने की काबिलियत होनी चाहिए। अच्छा। राइट। देखो, बहुत सारे लोग समझते हैं कि टीम, क्योंकि मैंने 200, 500, 1000 लोगों को जोड़ लिया अपने साथ, मेरी टीम बनी। भाई साहब, वो टीम नहीं है। टीम का मतलब होता है कि, अब छोटी सी बात बोलता हूँ, इंडिया में बहुत सारे लोग प्लेयर हैं क्रिकेट खेलने वाले, लेकिन इंडिया की टीम के अंदर कितने लोग इकट्ठे होकर खेल रहे हैं, एक ही पर्पस के लिए खेल रहे हैं। राइट। तो यहाँ पे अगर किसी बंदे को ये स्किल सीखना पड़ेगा, हम सबको, अगर वो टॉप पे जाना चाहता है, उसको टीम मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी। मैं टीम को मैनेज कैसे कर सकता हूँ, और जब तक आपके पास टीम मैनेजमेंट 90% जो लैकिंग है आज की डेट में, जो आपने बोला ना पहला पॉइंट कंफर्टेबल जोन, वो वहीं पे फंस जाते हैं, क्योंकि उनको टीम डेवलप करनी, डुप्लीकेशन करनी, उनको किस तरह से टीम को चलाना है, किस तरह में संभालना है, यहाँ पे वो ब्रेक हो जाते हैं।
तो इसलिए ये स्किल उनको सीखना पड़ेगा। आज की डेट में तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसके ऊपर वर्कआउट करती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी, मैं कहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री में लोग रुके हुए हैं, इसका मतलब जहाँ पे रुके हैं आज उनका टाइम आ गया कि उसको कुछ नया सीखना है। राइट, तभी आप रुके हो। अगर आपकी इनकम पिछले 1 साल से कांस्टेंट वही चल रही है या कम हो रही है, तो इट इज़ द टाइम टू लर्निंग। आपको कुछ वो सीखना है जो आपको अभी तक नहीं आता, उसको नया सीखना पड़ेगा ताकि आप टीम डेवलपमेंट को सीख कर आगे बढ़ सकें। राइट। तीसरी क्वालिटी सर? जी, तीसरी क्वालिटी मेजर आती है। कई बार की लोग क्या होता है कि थोड़ा लीडरशिप में आ जाते हैं हम लोग, तो हम लोगों को संभालना जान जाते हैं। धीरे धीरे जब तो 20-50 लोग होते हैं तो उसको मैनेज करना आसान होता है। फिर धीरे धीरे 500-5000 बढ़ जाते हैं। तो जब 5000 बढ़ जाते हैं तो लोगों से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ओके। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस इंडस्ट्री में टॉप एंड पे रहना है तो आपको सिस्टम ऑटो ड्रिवन कैसे चले। तीसरी क्वालिटी होगी ऑटो ड्रिवन सिस्टम बनाना। ऑटो ड्रिवन सिस्टम होना चाहिए। ये आपको सीखना पड़ेगा ताकि आपका कहीं पे भी कोने में भी आपका अगर डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है या आपका कोई टीम मेंबर बैठा है, उसको हर तरह की हेल्प मिले। वो सिस्टम डिज़ाइन कैसे करना है, वो सिस्टम के बारे में सीखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तीनों मेजर पॉइंट ऐसे हैं जिसके कारण ही आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज आप ड्रॉप हो जाओगे। दैट्स ग्रेट। मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला आपने बताया कि एक व्यक्ति के अंदर में पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, सही तरीके से काम करे। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, अगर सही डायरेक्शन है, सिस्टम को फॉलो कर रहा है तो रिजल्ट आएंगे। दूसरा आपने बोला कि टीम बिल्डिंग स्किल्स उसके पास में होनी चाहिए कि टीम को कैसे बनाना है, कैसे बिल्ड करना है, कैसे उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। तो अगर वो नहीं है तो वो थोड़ा सीखे इस दिशा में। और तीसरा आपने बताया कि कुछ ऐसे सिस्टम डेवलप करे और लोगों को अपने से न जोड़ के उन सिस्टम के साथ में अटैच करता चला जाए ताकि डुप्लीकेशन बहुत तेज़ी के साथ में हो। अद्भुत सर, आपके पास में 28 साल का तजुर्बा है कमल सर। थैंक यू। लास्ट में व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए वह जी, मैं तो इस इंडस्ट्री में बोलूँगा कि मेरा तो रोम इस इंडस्ट्री का ऋणी है, और शायद मैं इस इंडस्ट्री में ना होता तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता। तो मैं पूरे भारत क्या पूरे वर्ल्ड में यही बोलूँगा कि अगर किसी के मन में भी अपनी ज़िंदगी के गोल्स को, ज़िंदगी के ड्रीम्स को पूरा करने की ताकत है तो ये इंडस्ट्री उसके लिए सबसे बेस्ट है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि ये इंडस्ट्री बहुत बेस्ट है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बस लोगों की तरह भेड़ चाल में चलो। आज अगर मैं बात करूंगा कि आज से 28 साल पहले जब इंडस्ट्री में आए थे उस समय हमारे पास सोर्सेज बहुत कम थे। आज तो ज़बरदस्त है, नेट, सोशल मीडिया है, बहुत कुछ है। पढ़ाई, हमें किताबें खरीदने के लिए रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था, वहाँ से हम बुक खरीद के हम करते थे। आजकल तो मोबाइल के अंदर दुनिया मुट्ठी में है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपनी लाइफ के बड़े से बड़ा ड्रीम भी इससे हासिल कर सकते हो, बस इसको सीखो, पीछे मत हटो। ये इंडस्ट्री आपके लिए, आपको बेहतरीन बनाने के लिए है। और आपको अगर कहीं रुक चुके हो तो समझ लो कहीं ना कहीं ऐसी आपकी कमी है जिसमें आपको कुछ नया सीखना है, और नया सीखते जाओ, पैसा ऑटोमेटिक बनता जाएगा, लीडरशिप ऑटोमेटिक होती जाएगी, पब्लिक ऑटोमेटिक आती जाएगी। आपका काम लोगों को जोड़ना नहीं है, आपको अपने आप को काबिल करना है। आप काबिल करो, लोग अपने आप जुड़ेंगे। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर, अद्भुत अद्भुत कमल जी। आपने बताया कि अगर आपके सपने हैं तो दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म जो आपके सपनों में रंग भर सकता है, और आप उसकी मिसाल हैं। कितने सारे लोगों के सपनों में आपने रंग भरा है, कितने सारे लोगों को आप प्रेरित करते हैं। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। आपने समय निकाला, अपनी विजडम शेयर की हमारे व्यूअर्स के साथ में। और हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं कमल जी, उसमें एक ऑब्जेक्टिव है कि हम डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को उस लेवल पे लेके जाएंगे जिस लेवल के हकदार है, और आपका निरंतर सहयोग उसमें मिल रहा है। थैंक यू सो मच। सो ये थे कमलजीत सिंह जी, पंजाब से। 28 सालों का डायरेक्ट सेलिंग का तजर्बा, कितनी विजडम उनके पास में है वो आपने बखूबी देखी होगी। अगर आप अभी तक बने हुए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।
अगर हमारा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा तो हम और वैल्यूएबल गेस्ट को आपके पास में ला पाएंगे और वैल्यू आपको मिल पाएगी हमारे एपिसोड से। और कुछ भी अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको शेयर करना मत भूलिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग। हमारे सारे एपिसोड्स आपको स्पॉटिफाई पे मिलेंगे, वहाँ जाके आप इनका ऑडियो एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।